हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर होता है कंक्रीट का, वो किस तरह से होता है। तो गाइस, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। तो गाइस, ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा होता है वो भी हम जानते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये कुछ हमारा स्ट्रेसटेड बिहेवियर होता है कोई भी ब्रिटल मटेरियल का। तो वो मटेरियल के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो हमारा कंक्रीट है उसका भी कुछ इस तरह से होता है एक्चुअल स्ट्रेसटेड बिहेवियर। तो उसका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेस रहता है और यहाँ पे हमारा स्ट्रेन रहता है। ठीक है guys? लेकिन फॉर द एनालिसिस पर्पस एंड फॉर द डिज़ाइन पर्पस ये ग्राफ बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसका एनालिसिस करना और एनालिसिस के बाद उसका डिज़ाइन करना। तो इस ग्राफ को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और फॉर सिंप्लीफाइड हमने कुछ अजप्शन करे हैं जो हमारे IS 456-2000 में दिए हुए हैं। और वो हम आज देखने वाले हैं कि वो अजप्शन क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है। सो गाइस, सबसे पहले हम पहले अजप्शन पे आ जाते हैं। जो हमारा पहला अजप्शन है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो गाइस, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो अजप्शन है वो हमारा IS 456 का सबसे बड़ा अजप्शन है। क्योंकि अगर ये अजप्शन हमारा जो अगर गलत प्रूव हो जाता है तो हमारा पूरा IS 456 कोई काम का ही नहीं है। हमारा IS 456 हमारा पूरा का पूरा इसके बेसिस पे ही खड़ा है। क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो हमारी पूरी एनालिसिस गलत हो जाएगी, एनालिसिस गलत हो जाएगी तो पूरा हमारा डिज़ाइन भी गलत हो जाएगा। सो गाइस, ये अजप्शन सबसे इम्पोर्टेंट अजप्शन है और इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे ये अजप्शन कहना क्या चाहता है। तो गाइस, सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि चलो सबसे पहले हम एक बीम अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो, एक हमारे पास एक बीम है जो हम लैब में कास्ट करते हैं कुछ इस तरह से। चलिए, ये हमारा बीम है और सिमली सपोर्टेड है हमारा ये बीम। और उस पर कुछ इस तरह से लोडिंग रहता है। ठीक है guys, ये हमारा बीम है, उस पर हमने कुछ इस तरह से दो पॉइंट लोड लगाया है। तो गाइस, हमारा बीम जो इस पॉइंट लोड की वजह से जो हमारा बीम जो डिफ्लेक्ट करेगा वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। कुछ इस तरह से वो डिफ्लेक्ट करेगा। और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं, न्यूट्रल फाइबर कह सकते हैं, या फिर बेंडिंग एक्सिस भी कह सकते हैं। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस और हमारा न्यूट्रल फाइबर जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है। तो चलिए फिर से हम अजप्शन पे आ जाते हैं कि वो क्या क्या लिखा है। प्लेन सेक्शन, दैट मीन्स हमारा ये जो सेक्शन है क्रॉस सेक्शन, हमारा ये जो प्लेन सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ये वाला सेक्शन हमारा जो है, ये वाला सेक्शन, ये जो प्लेन सेक्शन है जो एक्स नॉर्मल टू द एक्सिस, दैट मीन्स कौन से एक्सिस, ये हमारी जो बेंडिंग एक्सिस है उसके नॉर्मल, दैट मीन्स ये सेक्शन हुआ, वो आफ्टर बेंडिंग वो प्लेन ही रहेगा। दैट मीन्स ये सेक्शन पहले भी ऐसा था और आफ्टर बेंडिंग के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारा सबसे पहला एजप्शन है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, कि अगर हमारे कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन आता है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो हमारे न्यूट्रल एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस रहता है उसके बराबर रहता है। दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रेन इन द कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस।
उसके अकॉर्डिंग ही ये वेरी करता है हमारा जो कंक्रीट में जो भी स्ट्रेन रहता है वो। तो गाइस ये बात आप समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन का मतलब क्या होता है आफ्टर बेंडिंग के बाद। इसका मतलब ये होता है कि उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारा जो स्ट्रेन है, जो हमारा कंक्रीट के अंदर जो भी स्ट्रेन आएगा वो हमारे न्यूट्रल एक्सिस के एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस रहता है जो कोई भी फाइबर का, उसके डिस्टेंस के मुताबिक वो वेरी करेगा। दैट मीन्स वो लीनियरली बिहेव करेगा। हमारा जो स्ट्रेन का बिहेवियर होगा वो लीनियर में होगा, ये उसका मतलब रहता है। दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रेन का बिहेवियर, तो हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर जो भी स्ट्रेन बिहेवियर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और ये ग्राफ हम सभी ने देखा ही है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा इस तरह से कुछ रहता है। तो ये हमारा स्ट्रेन का वेरिएशन है कंक्रीट के अंदर। और ये हमारा कंप्रेशन फाइबर है। ये हमारा ऊपर हमारा कंप्रेशन आता है, नीचे हमारे को टेंशन है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर कंप्रेशन है और नीचे टेंशन है। हम इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं। सो हमारा ये कंप्रेशन और ये टेंशन। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ गई कि हम इसका मतलब होता क्या है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। याद रखना ये सबसे बड़ा अजम्पशन है, क्योंकि इसमें हम दैट मीन्स इसमें हम शियर डिफॉर्मेशन नहीं गिनते, जो हमारा बीम में आता है, एक्चुअल में आता है, लेकिन हम लोग गिनते नहीं है। तो ये हम उसको कंसिडर नहीं करते। सो हमारा जो प्लेन है, जो प्लेन सेक्शन है आफ्टर द बेंडिंग, वो भी प्लेन ही रहेगा, ये हम अज्यूम करते हैं। अगर शियर डिफॉर्म करेंगे तो हमारा ये पूरा IS 456, दैट मीन्स हमारा ये कुछ काम का ही नहीं रहेगा। एक्चुअल में आता है लेकिन वो बहुत कम में आता है। एक्चुअल कंडीशन में आता है वो भी, लेकिन वो बहुत कम में आता है। और ये जो प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग है, वो ऑयलर बर्नौली के हिसाब से है। और दूसरा भी एक थियरी है, उसका नाम है तिमोशेंको बीम थियरी, जो नॉन लीनियर एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो भी हम इसमें एज्यूम करते हैं वो हम एज अ लीनियर एनालिसिस के हिसाब से ही हम सभी अजम्पशन लेते हैं और उसके हिसाब से हम उसकी डिज़ाइन करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ जाते हैं, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट तो ख़त्म होगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारा सेकंड क्या कहता है। हमारा ये सेकंड कहता है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन अ कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। दैट मीन्स हमारा जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर रहता है, कंप्रेशन फाइबर, और वो भी आउटर मोस्ट, दैट मीन हमारा जो टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है, उस पर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आएगा, तो उसकी वैल्यू हमको IS 456 में दी हुई है। उसकी वैल्यू है 0.0035 इन अ बेंडिंग। याद रखिएगा ये बेंडिंग के अंदर है। ऐसा ही कंप्रेशन में भी आता है, एक्सेल कंप्रेशन के अंदर उसकी वैल्यू रहती है 0.002 और इन बेंडिंग के अंदर 0.0035। ये बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन द कंप्रेशन फाइबर इन द बेंडिंग डैश करके। सो उसका आंसर होता है 0.0035। 0.002 भी रहता है हमको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसका सही आंसर होगा 0.0035। और सेम फॉर एक्सियल कंप्रेशन में अंदर हमको उसकी वैल्यू रहती है 0.002। दैट मीन्स कॉलम में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, तो 0.002। और बीम के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होता है, तो 0.0035 इन द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी है, ये हमारा कंप्रेशन जोन है, जो मैंने प्लस से बताया वो हमारा कंप्रेशन जोन है। और उसका आउटर मोस्ट, दैट मीन्स ये हमारा जो टॉप है उसकी वैल्यू हमारा जो रहती है वो रहती है 0.0035। ओके गाइस, ये है। नाउ एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन concrete and the strain in concrete may be assumed to be rectangle, trapezoid,
parabola or any other shape which results in a prediction of strength in is substantial agreement with the result of test. गाइस इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रेस एंड बिहेवियर है, ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ये हमारा जो ग्राफ रहता है, ये हमको पहले पैराबोला है, उसके बाद हमारा जो कांस्टेंट रहता है आफ्टर 0.002 के बाद अप टू 0.00335 तक हमारा जो ये ग्राफ यहाँ पे कांस्टेंट, और उससे पहले वो पैराबोलिक रहता है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही ऐसा ही रहे, वो कुछ भी हो सकता है. वो पैराबोला भी, दैट मीन्स वो टोटली भी पैराबोला भी हो सकता है, वो टोटली भी ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ट्रेपेजियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन 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 हमारा ये जो भी हम रखे, हमारा ये जो भी हम अजम्पशन रखे कि हमारा कंक्रीट स्ट्रेस एंड बियर हमारा पूरा का पूरा पैराबोला या ट्रेपोजियम या कोई भी एनी टाइप ऑफ शेप है, लेकिन वो उसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए जो हम टेस्ट करते हैं, और हमारा जो इक्वेशन बनता है वो स्पेसिफिक ग्राफ के लिए, तो वो इक्वेशन और हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपेटिबल होना चाहिए. दैट मीन्स वो दोनों मैच होने चाहिए एक दूसरे के साथ, सभी वो वैलिड है, वो तो सीधी सी बात है. सो गाइस ये हमारा तीसरा अजम्पशन था जो कि वो बहुत बड़ा भी था. और आगे लिखा है द एक्सेप्टेबल स्ट्रेस strain curve in given figure 21 for design purpose, the compressive strength of concrete in structure shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength. तो गाइस पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये ग्राफ में होता क्या है. देखिए हमारे कोड ने अजम्पशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सेमी इंपेरिकल इक्वेशन से ये ग्राफ उन लोगों ने ये प्लॉट किया है. वो मैं आपको बताऊंगा कि वो सेमी इंपेरिकल इक्वेशन क्या है. ये कोई डायरेक्ट अजम्पशन नहीं है, ये सेमी इंपेरिकल इक्वेशन, दैट मीन्स थोड़ा अजम्पशन और थोड़ा प्रैक्टिकल. सो ये दोनों का मिला के ये हमारा ग्राफ प्लॉट किया है. उसका भी इन लोगों ने इक्वेशन है, स्पेसिफिक इक्वेशन है, उसके मुताबिक ये ग्राफ प्लॉट होता है. तो वो भी एक इक्वेशन है. तो पहले हम वो इक्वेशन से जाने से पहले ये जो ग्राफ है उसको थोड़ा पढ़ने को समझ लेते हैं कि क्या कहना है, ये क्या कहना चाहता है. ये एफसी के, दैट मीन्स वो तो हम सब जानते हैं, ये दैट मीन्स आवर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. जो हमारी 28 डेज के बाद जो हमारी आती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है. लेकिन हम क्या अजम्पशन क्या करते हैं, जो हमारा एज अ डिज़ाइन पर्पस है उसके लिए हम पूरा उसकी स्ट्रेंथ नहीं लेते, हम उसका 0.67 इंटू एफ सी के करके लेते हैं. दैट मीन्स 67% लेते हैं. और ये 67% क्यों लेते हैं उसका भी एक रीज़न है. वो इतना भी बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन वो कह सकते हैं वो थोड़ा भी, लेकिन वो रीज़न है उसका. 67% लेते हैं हम उसका. और उसके बाद हम ये जानते हैं कि वो डिवाइड बाई गामा एम करते हैं. दैट मीन्स वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं फॉर द मटेरियल. और कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, वो होती है 1.5, और फॉर स्टील वो होती है 1.15. ओके गाइस, तो पहले हम ये समझते हैं कि 0.67 एफ सी के कहाँ से आया. तो गैस होता क्या है, हम ये जो भी हमारे कोड में दिया होता है वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है, थोड़ा दैट मीन्स थोड़ा हिसाब से होता है, थोड़ा सेमी एम्पिरिकल इक्वेशन से होता है, थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं. और कुछ अजम्पशन ऐसे भी और कुछ फॉर्मूले भी ऐसे भी है जो हमारे कोड में भी दिए है, वो जो डायरेक्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड से भी डायरेक्ट लिए होते हैं. सो ये भी एक अमेरिकन स्टैंडर्ड से पूरा तो नहीं लिया लेकिन थोड़ा लिया है. वो कैसे लिया वो मैं आपको बताता हूँ. अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या होता है, अमेरिका जैसे कि हमारे इंडिया में क्या करते हैं कि कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं, 150 बाई 150 बाई 150 के क्यूब बनाते हैं. लेकिन अमेरिका में क्या करते हैं, अमेरिका में जो वो लोग क्यूब मतलब जो टेस्ट करते हैं कंक्रीट के लैब के अंदर, तो उसका जो स्पेसिमेन होता है वो कुछ सिलेंडर का होता है, वो सिलेंडर शेप का होता है. तो सिलेंडर्स उन लोगों ने वहाँ ऐसा देखा कि जो वो लैब में टेस्ट करते हैं और साइट में जो एक्चुअल साइट में जो बीम कॉलम होता है, तो वो उसके जो हमारी स्ट्रेंथ आती है
लैब के अंदर उसके 85% की स्ट्रेंथ हम अचीव कर सकते हैं एट द साइट में। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी कॉलम है, कॉलम और बीम, हमारा जो भी कॉलम और बीम है, लेट मी रब दिस, हमारा जो भी कॉलम और बीम है साइड पे, दैट मीन्स हमारा जो भी कॉलम है, कॉलम या बीम कोई भी आप लिख सकते हैं, कॉलम है या फिर और स्लैश करके बीम भी लिख सकते हैं, कॉलम है। और अगर हम ये हमारा साइट पे है, दैट मीन्स हम जो भी साइट पे है, ये हमारा साइट पे है, और जो हम लैब में कास्ट करते हैं, जो हमारा लैब में कास्ट करते हैं, अगर उन दोनों का रेशियो देखें तो उस रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, वो उसकी वैल्यू होती है 0.85। वो इसलिए क्योंकि हमको साइट पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती, उसके भी बहुत रीज़न है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले तो हमारे साइट पे वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती जो हमारे लैब में होती है। दैट मीन्स वो टेम्परेचर कि 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे कम उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जो लैब में जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो क्यूब होता है या फिर वो सिलेंडर होता है, लेकिन एट द साइट वो डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं, तो उसका भी शेप इफेक्ट भी आता है। और उसके अलावा हमारे लैब के अंदर जो भी लोडिंग रहता है वहाँ पे हमारे टेम्पररी बेस पे होता है। दैट मीन्स हम वहाँ पे क्रिप का इफेक्ट नहीं लेते, लेकिन एट द साइड हमारा जो लोडिंग रहता है वो परमानेंट भी वो एज अ लॉन्ग टाइम में रहता है। सो उसके लिए हमको क्रिप इफेक्ट भी लेना पड़ता है। सो उसकी वजह से हम ऐसा ज्यूम करके चलते हैं कि, और ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि उसका हमारे हमारे पास जो साइट पे जो हमारी स्ट्रेंथ आती है वो लैब के अंदर जो सिलेंडर कास्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, क्यूब की नहीं, सिलेंडर कास्ट करते हैं उसका 85% हम अचीव कर सकते हैं एट द साइट। ओके, सो एट द साइट हम वो अचीव कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कास्ट इंडिया में कास्ट करते हैं क्या, इंडिया में कास्ट करते हैं क्यूब्स। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम सिलेंडर ले, हमारा जो सिलिंड्रिकल हमारा जो सिलेंडर स्ट्रेंथ और हमारा जो सिलेंडर का स्ट्रेंथ है, सिलेंडर का हमारा जो भी स्ट्रेंथ है, सिलेंडर का स्ट्रेंथ और हमारा जो क्यूब होता है, अगर दोनों को सेम प्रपोर्शन में कास्ट करें तो उन दोनों की स्ट्रेंथ की वैल्यू का रेशियो हमारे पास निकल के आता है 0.8। दैट मीन्स हमारे क्यूब की जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो क्यूब की स्ट्रेंथ है उसका 80% ही हम सिलेंडर के अंदर अचीव कर सकते हैं एट द लैब। तो गाइस यहाँ से हम इजीली, अगर हम अब इन दोनों का रेशियो ले, दैट मीन्स कॉलम और ये जो पहले कॉलम और साइड पे जो हम कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉलम होता है या बीम होता है, डिवाइडेड बाय ये पहले हम लैब में कौन सा किया था रेशियो, उसका हमने रेशियो लैब के अंदर हम सिलेंडर का रेशियो लिया था, लेकिन इस बार हम लेंगे रेशियो साइट टू दी क्यूब का रेशियो इन द लैब। सो हमारा जो साइट पे जो रहता है, हमारा जो साइट का जो रेशियो है, साइट टू दी हमारा जो लैब के अंदर जो हमारा क्यूब कास्ट होता है, लैब के अंदर, सॉरी लेट मी रब दिस, हाँ ओके, लैब के अंदर वो भी क्यूब होता है। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले
तो वो हमको मिलेगा, देखिए ये हमारा क्या था, सिलेंडर था, ये हमारा समझ लीजिए सिलेंडर था, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर का था। तो इन दोनों का रेशियो क्या आया था 0.85। साइड टू द लैब का रेशियो हमारे पास आया था 0.85 और सिलेंडर सिलेंडर टू द क्यूब का रेशियो हमारे पास आया था 0.8। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ, दैट मीन सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब, ऐसा कह सकते हैं, बराबर। और अगर हम ये देखें कॉलम एट द साइड टू द लैब, जो हमारे सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ का रेशियो लिया था वो था 0.85, दैट मीन्स साइड इज इक्वल टू, हमारा जो साइड पे जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो होगा 0.85 पर, दैट मीन्स 0.85 इंटू लैब, जो हम सिलिंड्रिकल का स्ट्रेंथ मिलता है वो। तो हमारा सिलिंड्रिकल का स्ट्रेंथ कितना आया, वो हमारे क्यूब के 0.8 आया। तो हमारा साइड टू द लैब और वो भी क्यूब के लिए, वो उसका आंसर क्या होगा, वो हमारे पास निकल के आएगा, 2 मिनट, लेट मी रब दिस। तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 0.8 इंटू 0.85, ऐसा आएगा ना। तो अगर 0.8 इंटू 0.85 हम करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास निकल के आएगा 0.67। दैट मीन्स क्या गाइस, अगर हम लैब के अंदर जो हम क्यूब कास्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ समझ लीजिए एफसी के है, तो हमको साइड पे कितनी मिलेगी, साइड पे हमको मिलेगी उसके 0.67 टाइम्स, दैट मीन्स 67% ही हम उसका अचीव कर पाएंगे एट द साइट। अगर हमारा कंप्लीट रहा तो हमारा मतलब साइट पे हमारा प्रॉपर तरीके से उसका कास्ट रहा तो एक्चुअली में तो इससे भी कम मिलती है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्रॉपर अगर सही तरह से सब कुछ चला तो हमको 67% तक मिल सकती है, लेकिन इतनी हमको मैक्सिमम मिलेगी। और जब हम इस पे ये रहा, देखिए ये हमारा एफसी के जो हमारा है वो हमारा लैब के अंदर हमको एफसी के मिलेगा, साइड पे जाएंगे तो हमारा 0.67 एफसी के रहेगा, और उसका अगेन हम डी बाई गामा एम करते, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल लेते, दैट मीन्स कॉन्क्रीट के लिए रहते, क्योंकि लैब के अंदर कंडीशन अच्छी रहती है, साइट पे इतनी कंडीशन मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल ही है। तो इसके लिए हम डिवाइड बाई गामा एम दैट मीन्स 1.5 करते हैं, तो ये भी निकल के हमारे पास आता है 0.446 एफसी के। तो गाइस ये बात तो हमने समझ ली कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है हमारा, कि फॉर द डिजाइन पर्पज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट in the structure shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength। तो हमने ये बात तो समझ ली कि ये कहाँ से आया, और उसके डिवाइड बाई 1.5 हम जो करते हैं। अब नाउ अभी हम ये समझेंगे कि हमारे पास ये ग्राफ आया कहाँ से, दैट मीन्स ये ग्राफ हम ऐसे मान तो लेते हैं कि 0.02 तक वो पैराबोलिक है, उसके बाद 0.0035 तक वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसका हमारे पास सेमी इंपेरिकल इक्वेशन भी है, और सेमी इंपेरिकल इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टू रब दिस। तो गाइस हमारे पास जो सेमी इंपेरिकल इक्वेशन है, तो स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट एट द एनी लेवल, स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट is equal to at the not the end level, I'll say when you'll consider this equation, FC equal to
हमारे पास जो इक्वेशन है वो है FC इज इक्वल टू 0.4447 FCK 0.0447 FCK into the bracket 2 into 2 into epsilon C divided by epsilon O, that means जो हमारा जो epsilon O minus epsilon C divided by epsilon O ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, और ये जो फॉर्मूला एफसी का मतलब होता है हमारे कंक्रीट के अंदर जो भी स्ट्रेस आता है वो एफसी की हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है एप्सिलॉन सी। और ये फॉर्मूला मैं एप्सिलॉन सी के आने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पे वैलिड होता है। एप्सिलॉन सी जो हमारा कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन है वो, और ये फॉर्मूला हमारा कहाँ पे वैलिड होता है, ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब हमारा जो स्ट्रेन है वो, हमारा जो एप्सिलॉन सी है वो इक्वल टू नहीं, एप्सिलॉन सी जो हमारा है वो अगर इससे लेस रहे 0.002, दैट मीन्स हमारे कंक्रीट के अंदर अगर उसका स्ट्रेन 0.002 के अगर हम उससे नीचे देखें तब ये फॉर्मूला हमारे पास वैलिड होता है। ये वाला फॉर्मूला दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप टू दिस रीजन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे यहाँ से, दैट मीन्स अप टू पैरा यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर दिस रीजन हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो एप्सिलॉन सी है वो तो 0.02 तक है, मतलब उसके 0 से लेके 0.002 तक हम ले सकते हैं। अभी एप्सिलॉन ओ क्या है, एप्सिलॉन ओ दैट मीन्स हमारा जो मैक्सिमम होता है इस केस में सिर्फ एप्सिलॉन ओ इज इक्वल टू वो होता है 0.02। ओके गाइस, तो अप टू दिस ये हमारी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम ये इक्वेशन ये अप टू दिस हम ये इक्वेशन हम उस पर इम्प्लीफाई कर सकते हैं। अभी ये तो हो गए अप टू 0.002 तक। अभी 0.02 से अगर हमारा जो स्ट्रेन बड़ा आया तब उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है FC इज इक्वल टू 0.0 ये हर बार हो जाता है 0.447 FCK। और ये हमारा कौन से स्ट्रेन के लिए होता है वो देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला FC इज इक्वल टू 0.447 FCK, ये हमारा होता है 0 अप टू 0 फ्रॉम द 0.002
0 0 2 greater or equal epsilon c to 0.0035। ओके गाइस, तो हमारा जो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये हमारा अब फ्रॉम दी 0.02 से लेकर 0.035 तक हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और फॉर द पैराबोलिक रीजन हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा जो स्ट्रेस का बिहेवियर होगा वो कुछ इस तरह से, स्ट्रेन के हिसाब से कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रेन वेरी होगा, जो पहले हमने ये फॉर्मूला बताया है। और अगर हमारा स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 या 0.002 से बढ़ गया तो उस वक्त हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला FC इज इक्वल टू 0.447 FC के वैलिड होगा। ओके, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये मैंने जो भी कहा वो सही है कि नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला एक्सेल में भी चेक कर सकते हैं। एक्सेल में जाके आप ये ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो लेट मी शो यू द माई एक्सेल। ओके, यस, ये रहा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे देखिए, ये रहा हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कंक्रीट का ग्राफ। यहाँ पे हमारा स्ट्रेस, यहाँ पे हमारा स्ट्रेन, ये वेरी करता है 0 to 0.0035। और ये ग्राफ आप एक्सेल में भी प्लॉट कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला का यूज़ करके आप एक्सेल में ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.002, ये लेट मी यूज द कलर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ ये देखो 0.002 से ये कांस्टेंट हो जाता है और उसके पहले ये पैराबोलिक रहता है। देखिए, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ अप टू 0.002 और उसके बाद हमारा जो ग्राफ रहता है वो रहता है कांस्टेंट फॉर दिस अप टू 0.0035। उसके आगे जो हमारा जो स्ट्रेन कंसिडर ही नहीं करते। तो ठीक है, बराबर। अभी नाउ तो अभी ये देख सकते हैं कि मैंने ये एक्सेल शीट बनाई हुई है। वेट अ मिनट। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे अज्यूम किया है कि FCK कितना है। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि FCK दैट मीन्स हमारे 20 मेगा पास्कल का, मतलब 20 FCK हमारे मैंने 20 लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बदल भी सकते हो, लेकिन ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये M25 मैंने लिया, तो ये ग्राफ देखिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे 0.002 ये रहती है। फिर से मैं अगर ये ग्राफ मैं M30 के लिए प्लॉट करता हूँ, M30 के लिए, सी उसकी स्ट्रेस की वैल्यू बदलेगी, स्ट्रेस बदलाएगी, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। वो 0.002 तक अगर वो पैराबोलिक है तो वो पैराबोलिक ही रहेगा, चाहे आप कौन सी भी ग्रेड का कंक्रीट ले ले। लेकिन ये 0.002 तक उसके ग्राफ का वैल्यू दैट मीन्स वो पैराबोलिक है तो वो पैराबोलिक ही रहेगा। और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा अप टू द 0.0035। और उसके स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज होते देख सकते हैं कि अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है कि उसकी स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसके साइड पे मैंने यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू रखी है कि अगर हमारा स्ट्रेन है 0.0001 तो हमारे स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 1.3074। और ये सभी आप खुद से भी करके देख लेना, अच्छा लगेगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके,
तो हमने ये भी जान लिया कि 0.67 FCK क्यों होता है। हमने ये भी जान लिया कि ये हमारा ग्राफ क्यों पहले मतलब 0.002 तक वो पैराबोलिक रहता है, उसके बाद ही वो कांस्टेंट होता है, ये भी हमने देख लिया। वो उसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा जो इक्वेशंस है, इसके हिसाब से ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो इसकी वजह से ये होता है। अभी हम आगे देखते हैं। नाउ नोट में लिखा है फॉर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन फिगर 21 द डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर एज फॉलोज फिगर 22 एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK इंटू XU एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू 0.42 XU। ठीक है गाइज, तो अगर ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, हम आने वाले वीडियो में पूरा देखेंगे कि ये हमारे पास जो कंप्रेसिव फोर्स रहता है, दैट मीन्स कि हमारे जो कंप्रेसिव फोर्स रहता है वो ये रहा 0.36 FCK इंटू XU क्यों रहता है, और ये 0.42 XU क्यों 0.42 इंटू XU क्यों आता है। ये सारी बातें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ दैट मीन्स हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का ही एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये हम ये सारी बातें देखेंगे कि हम कैसे न्यूट्रल एक्सिस का उसका डेप्थ निकालते हैं। दैट मीन्स हम हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू भी है, ये XU max बाई डी, दैट मीन्स FI 250 के लिए ही हमारा 0.53 क्यों आता है, 415 के लिए 0.48 क्यों आता है, 500 के लिए 0.46 क्यों आता है, वो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।